डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाला मुल्क कतर इन ममालिक में भी सर फहरिस्त है, जो अपने शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। कतर ना सिर्फ शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले हुक्मरानों का मुल्क कहलाता है, बल्कि इसकी आवाम भी दुनिया में अपनी अमारत और शाह खर्चियों की वजह से मशहूर है। कतर एक ऐसा अमीर तरीन मुल्क है जिसके हर बाशिंदे की सालाना जीडीपी 63,505 डॉलर है। आम अल्फाज में अगर आप कहें तो यहां रहने वाला हर शख्स बिलियनियर है। बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से कतर दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। गौरतलब बात यह है कि एक छोटे से मुल्क के बाशिंदे जब इतने ज्यादा अमीर और खुशहाल हैं, तो यहां का बादशाह कितना अमीर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये छोटा सा अमीर तरीन मुल्क आज से 50 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये एक इंतहाई पसमानदा और गरीब मुल्क था, जो कि खुश्क और बयाबान सहरा और रेतले और बंजर मैदानों पर मुश्तमिल था। लेकिन यहां के अक्लमंद हुक्मरानों के एक दुरुस्त फैसले ने कतर की काया पलट कर रख दी। इस हुक्मरान की दूर अंदेशी ने कतर को अमारत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसके शाह खर्च हुक्मरानों ने तुर्की के तैयब उर्दगान को 500 मिलियन मालियत का प्राइवेट त्यारा तोहफे में दिया, जिसे देखकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के सरबराह हैरान रह गए। नाज़रीन, आज हम कतर के इसी शाह खर्च हुक्मरान की शाह खर्चियों और लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि एक गरीब तरीन मुल्क के सरबराह का वो कौन सा फैसला था जिसने कतर को इतना अमीर और शाह खर्च हुक्मरानों का मुल्क बना दिया। प्यारे दोस्तों, कतर का हुक्मरान तमीम बिन हमदान इस वक्त अपने शाहाना लाइफस्टाइल और लग्जरी लाइफ की वजह से तमाम दुनिया की लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अगरचे अरब ममालिक के हुक्मरान आमतौर पर शाहाना लाइफस्टाइल ही रखते हैं, लेकिन तमीम बिन हमदान की बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें दूसरे अरब ममालिक के हुक्मरानों से मुमताज और मुनफरिद बनाती हैं। तमीम बिन हमदान 3 जून 1980 को पैदा हुए। इनका पूरा नाम तमीम बिन हमीद अल सानी है। इन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी संडार से अपनी तालीम मुकम्मल की। 2003 में इनके वालिद के बाद इन्हें कतर का बादशाह बना दिया गया। तमीम बिन हमदाद का कतर के हुक्मरान के तौर पर दुनिया के सामने आना पूरी दुनिया और खास तौर पर खलीजी ममालिक के लिए इंतहाई हैरान कुन बात थी, जिसकी वजह यह थी कि आमतौर पर देखा जाता है कि खलीजी ममालिक में हुकूमत विरासत में मुंतकिल होती है, यानी इन ममालिक में बाप की मौजूदगी में बेटा हुक्मरान नहीं बन सकता। लेकिन शेख हमदान ने खलीजी ममालिक की इसी रिवायत को तोड़ा, क्योंकि इनका मानना था कि इस तर्ज हुकूमत में, जिसमें विरासती हुकूमत कायम की जाती है, लोगों के दिलों में हुकूमत के लिए इज्जत और एहतराम मौजूद नहीं होते। इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से हुकूमत अपने बेटे तमीम बिन हमदान को मुंतकिल करने का फैसला किया, ताकि वो इस रिवायत को खत्म कर सकें जो माजी में बाप और बेटे के दरमियान तलखियों का बायस बनती रही है। इस वजह से अपने दौरे हुकूमत के आगाज में ही तमीम बिन हमदान को इनफरादियत हासिल थी। तमीम बिन हमदान को खेलों का बहुत शौक है। तमाम दुनिया उस वक्त ये देखकर हैरान रह गई जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर को मेजबानी का मौका दिया गया, तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 100 अरब डॉलर खर्च कर डाले। कतर के प्रिंस ने 3 शादियां कर रखी हैं। इन्होंने सबसे पहली शादी 2005 में जवाहिर बिनते हमास बिन सुलेमान से की। इनके बाद 2009 में इन्होंने दूसरी शादी की। इनकी दूसरी बीवी का नाम अनूद बिनते मुआन अल हिजरी है। इनकी तीसरी बीवी का नाम है नूरा बिनते अलहाद सारी, जिससे इन्होंने 2014 में शादी की। वो दोहा कतर में अपने अजीमो शान मुहलनुमा घर में अपनी बीवियों और बच्चों के साथ रहते हैं, जिसकी मालियत अरबों नहीं खरबों डॉलर है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इनकी बहुत सी जायदादें मौजूद हैं। प्रॉपर्टी के अलावा इन्हें अच्छी से अच्छी गाड़ियां खरीदने का भी बेहद शौक है। अगर इनकी नेट वर्थ का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए तो यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बेशुमार मालो दौलत के मालिक हैं। अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनके नेट वर्थ की कीमत है 3.5 बिलियन डॉलर, जो कि रुपयों में अरबों नहीं खरबों रुपए बनती है। आपको यह सुनकर भी बहुत ज्यादा हैरत होगी कि कतर की मजमूई आबादी में से सिर्फ 14% आबादी कतर की अपनी है। बाकी लोग दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, जिनका ताल्लुक तकरीबन 180 ममालिक से है। बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के बाद कतर में दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं।
इसकी तकरीबन 13% आबादी करोड़पति है। इसके बावजूद इनसे टैक्स नहीं लिया जाता और ना ही यहां कोई गरीब आदमी पाया जाता है। प्यारे साथियों, ये जानने के बाद अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या कतर के पास कोई पोशीदा खजाना मौजूद है जिसने इसे इतना अमीर मुल्क बना दिया? तो जी हां, इनके पास बिलाशुबा एक पोशीदा खजाना मौजूद है जिसे इन्होंने अपनी मेहनत और जहानत से हासिल करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि इस वक्त वो अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। जबकि आज से सिर्फ 50 साल पीछे जाएं तो कतर एक इंतहाई गरीब, पसमानदा और खस्ता हाल मुल्क था। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि 12,000 नफूस पर मुश्तमिल एक खिता था जिसे मछेरों का शहर कहा जाता था तो यह गलत ना होगा। ये एक ऐसा खस्ता हाल इलाका था जो कि खुश्क और बंजर सहराओं और रेतले और पथरीले मैदानों पर मुश्तमिल था, जहां ना तो आज की कतर की तरह ग्रीन लैंड्स मौजूद थीं और ना ही ऊंची ऊंची आसमानों से बातें करती हुई इमारत। अगर इनके पास थी तो एक मुखलिस और अक्लमंद हुकूमत जिसने कतर को उस पस्ती और गुर्बत से निकालकर तरक्की और अमारत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उस वक्त कतर की अपनी कोई फौज मौजूद नहीं थी। 1916 में पहली जंग अजीम के दौरान कतर को अपनी हिफाजत की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उस वक्त कोई भी मुल्क इस खित्ते पर हमला करके इस पर कब्जा कर सकता था। उस वक्त कतर के हुक्मरान अब्दुल्ला सानी ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक अजीबोगरीब मुआहदा किया, जिसके तहत अगले 55 साल तक कतर दिफाई मैदान में ब्रिटिश एम्पायर के जेरे असर रहेगा। लेकिन वहां से निकलने वाले कुदरती जराये में से भी इसे एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर को देना होगा। ब्रिटिश एम्पायर के कतर में आने के बाद यहां पर्ल इंडस्ट्री तेजी के साथ तरक्की करने लगी, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी मछेरों पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये मछेरे खाना बदोश थे और जब जापान ने मोती तलाश करने का एक नया तरीका निकाला तो कतर की ये पर्ल इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होने लगी और कतर के रहने वालों ने इस जगह से नकल मकानी शुरू कर दी। वो नए रोजगार की तलाश के लिए कतर के हमसाया ममालिक यानी ईरान और सऊदी अरब जाना शुरू हो गए। 1940 में कतर में तेल की दरियाफ्त ने इन नकल मकानी करने वाले कतरी खाना बदोशों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली। कतर में तेल दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन ये तेल बहुत कम मिकदार में था और इसमें से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर ले जाती थी। 1960 तक कोई और नया कुआं दरियाफ्त ना हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह कतर की गरीबी थी। 1969 में तेल का एक और नया कुआं दरियाफ्त कर लिया गया, लेकिन इससे भी कतर की इकोनॉमी में कोई खास इजाफा ना हुआ। 1971 में कतर के नॉर्थ फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड दरियाफ्त की गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी, लेकिन इसके बावजूद यह कतर की मईशत को सहारा न दे सकी, क्योंकि उस वक्त गैस की सप्लाई दूसरे ममालिक को गैस पाइप लाइनों के जरिए की जाती थी और चीन और जापान वगैरह जिनको गैस की जरूरत थी वो कतर से काफी दूर थे। इसलिए ये डिस्कवरी बस कागजों की हद तक ही महदूद रह गई। 1973 में कतर ने ब्रिटिश एम्पायर से आजादी हासिल कर ली, लेकिन उस वक्त भी कतर की मुआशी हालत काफी खराब थी। 1995 वो साल था जब कतर की तकदीर बदलने का आगाज हुआ, जब हमदान बिन खलीफा ने अपने बाप से हुकूमत लेकर अपने हाथ में कर ली। यही वो अक्लमंद शख्स था जिसने कतर को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया। हमाद बिन खलीफा जान चुके थे कि कतर को सिर्फ तेल पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि कतर की तरक्की का राज गैस में पोशीदा है। लेकिन चीन और जापान तक पाइप लाइनों को बिछाना नामुमकिन था। हमदान बिन खलीफा ने एक दिन कतर के तमाम बड़े साइंसदानों को इकट्ठा किया और इनसे कहा कि क्यों ना अपनी इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें और फिर इसे बहरी जहाजों के जरिए दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, ये सोच कामयाबी से हमकिनार हुई और यूं कतर दुनिया में गैस की एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मुल्क बन गया और एक बड़ी मिकदार में सरमाया कतर आने लगा, जिसे कतर के हुक्मरानों ने बड़ी अक्लमंदी के साथ कतर की डेवलपमेंट पर लगाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी और ऊंची इमारत तामीर की जाने लगी, हाईवेज बनाई जाने लगी, कतर की शक्ल बदल कर रख दी गई, जिसके नतीजे में टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद ने कतर का रुख किया और इसके नतीजे में गैस और तेल के बाद टूरिज्म कतर में इकोनॉमी का तीसरा बड़ा जरिया बन गया और कतर ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।